नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। गुड मॉर्निंग, मैं अमित सिंह। अगले घंटे हम आपको बताएंगे राजनीति का हल करेंगे खोले की पड़ताल। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही, जहां बिहार चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं। महागठबंधन खाते में 110 सीटें गई हैं। वहीं आरजेडी 75 तो कांग्रेस को 19 सीटें मिली हैं। बीजेपी 74, जेडीयू को 43 सीटें मिली हैं। तो जेडीयू सबसे ज्यादा नुकसान उठाती हुई यहां पर नजर आई है, जबकि बीजेपी पहली बार बिग ब्रदर के तौर पर बिहार में दिखाई दी है और कहीं ना कहीं इससे नीतीश का कद छोटा होता हुआ या कहे कि घटता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह के नतीजे थे बिल्कुल अप्रत्याशित हुआ। एग्जिट पोल में जिस पार्टी को बड़ा दिखाया जा रहा था, जिस गठबंधन को बड़ा दिखाया जा रहा था, नतीजे उसके बिल्कुल उलट आए हैं। हालांकि आरजेडी अभी भी जेडीयू के मुकाबले ज्यादा सीटों पर काबिज है और सबसे अधिक नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि 70 सीटों पर कांग्रेस को लड़ने का फैसला बेहद गलत साबित हुआ। कांग्रेस के खाते में बहुत कम सीटें आई हैं, जबकि एआईएम जो वैसे की पार्टी, उसने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। उपेंद्र कुशवाहा खाता भी नहीं खोल पाए। तो बिहार में नीतीश की बहार आ गई है क्योंकि बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गई है। लेकिन जश्न तीनों बड़ी पार्टियों के दफ्तर में मना, क्योंकि कहीं न कहीं उम्मीद के मुताबिक नतीजे भले नहीं थे, लेकिन जेडीयू के प्रदर्शन के बाद भी वो एनडीए में शामिल है और इस वजह से एक बड़ा गठबंधन बना है, जिसका फायदा जेडीयू को भी मिला है। बिल्कुल। और इस वक्त 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे बीजेपी दफ्तर के बाहर, आरजेडी दफ्तर के बाहर और जेडीयू दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। जश्न मनाते हुए कार्यकर्ता और समर्थक दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कहीं ना कहीं नीतीश को भी समझना होगा कि अब बिहार की जनता कामों को लेकर वोट करती है। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर उत्साह मनाया। इस दौरान कहीं कहीं मिठाइयां बांटी गई, कहीं नगाड़े बजे। बिल्कुल। और दिल्ली की बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। दिखाते हैं आपको। आपकी टीवी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें हैं, जिसमें बीजेपी दफ्तर में पटाखे और जश्न की तस्वीर देख रहे हैं। दूसरे में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और सभी को इस बात की खुशी है कि बीजेपी का जो बड़ा चेहरा है पीएम मोदी, वो चल गए और ये भी कहा गया कि मोदी है तो मुमकिन है। बिल्कुल। और मोदी है तो मुमकिन है इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी ने बिहार पे काफी अच्छी जीत दर्ज की है, काफी बढ़त हासिल की अगर पिछले चुनावों की तुलना में बात की जाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुल बिहार में 12 रैलियां की थी और डबल इंजन वाली जो बात थी, कहीं ना कहीं वो जनता तक पहुंचाने में वो कामयाब रहे हैं। तो नेताओं ने कहा कि बिहार में सुशासन और विकास की जीत हुई है। बिहार में सुशासन जीता है, जनता ने विकास का साथ दिया, इसीलिए एनडीए एक बार फिर से सत्ता में आई है। बनी है और इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उसका सबसे ज्यादा योगदान है और यहाँ एनडीए की सरकार ने जो सुशासन दिया है उसका योगदान है। बिहार के एनडीए शासन में जो उन्होंने विश्वास करके पूर्ण बहुमत दिया है उसके लिए मैं बिहार की जनता को बहुत आभार व्यक्त करता हूं। बिहार के आज के चुनाव परिणामों ने पुनः इस बात को बिहार के जनमत ने स्पष्ट किया है कि बिहार में विकास, शांति, लोकतंत्र और सामाजिक सद्भाव के शासन को निरंतर रूप से जनता ने अपना पूरा समर्थन दिया और पुनः एनडीए को एक बार फिर पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार की समस्त जनता का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और यह जीत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर बिहार का जो संकल्प है उसको पूरा करने के लिए जनता ने आशीर्वाद के रूप में सेवा करने का एक अवसर हमको दिया है। निश्चित रूप से मतदान का जो प्रतिशत रहा, और मैं विशेष रूप से हमारे बिहार की सभी महिलाओं का, बहनों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने भी लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बिहार के विकास के लिए एनडीए को अपना समर्थन दिया।
लेकिन हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को इस चुनाव की प्रक्रिया में, जिसको चुनाव आयोग ने बहुत सफलतापूर्वक किया, उनको शायद अपनी हार पच नहीं रही है। लगातार उन्होंने एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी। ये उस व्यक्ति की तरह है, खासकर उस बच्चे की तरह, कि अगर खेल में जीत जाओ तो मैच आपका, नहीं जीतो तो बल्ले और विकेट सब उखाड़ के चल पड़ो। राष्ट्रीय जनता दल का यह व्यवहार लोकतंत्र की गरिमा के अनुरूप नहीं है। जनादेश का सबको सम्मान करना चाहिए और हम जनादेश का सम्मान करते हैं, और इसलिए इस जनादेश के लिए पुनः बिहार की जनता का आभार व्यक्त करते हैं, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। अभी से करीब 1.5-2 घंटे पूर्व राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग जिस प्रकार से जाकर चुनाव आयोग के सामने अपनी बातों को कह रहे थे, देखिए वही लोग हैं जो पहले चुनाव का विरोध कर रहे थे। ये कह रहे थे कि कोरोना में चुनाव नहीं होना चाहिए। इनको मालूम था कि इनकी करारी हार होने वाली है, तो पहले तो उन्होंने चुनाव कराने का ही विरोध किया, और जब चुनाव फिर परवान चढ़ने लगा तो राहुल गांधी का बयान आता है कि ईवीएम नहीं बल्कि एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन है। मुझे पूरा विश्वास है कि कल जो राष्ट्रीय जनता दल के नेता है वो ईवीएम के अंदर खामियां गिनेंगे और सारा दोष ईवीएम पर बढ़ेंगे, ईवीएम के कारण चुनाव हार गए। तो मेरे मित्रों, बिहार की जनता ने जिस प्रकार का जनादेश दिया है और स्पष्ट बहुमत दिया है एनडीए गठबंधन को, मैं बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि बीजेपी और एनडीए उनके सपनों पर खरी उतरेगी, और जिस तरह से 15 साल लगातार हम लोगों ने बिहार की जनता की सेवा की है और बिहार को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आगे आने वाले दिनों में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से हम बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, बिहार को और विकास के रास्ते पर आगे ले जाएंगे। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं बिहार की तमाम जनता, अपने तमाम कार्यकर्ता और सभी लोगों को फिर से एक बार इस स्पष्ट जनादेश के लिए और धन्यवाद देता हूं। दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर गृह मंत्री हर्षवर्धन कार्यकर्ताओं संग दिखे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसे जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। इस वक्त 2 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। तो दिल्ली से लेकर बिहार में हर कहीं जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, चारों तरफ जश्न हो रहा है। और देखिए कैसे भारी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो सड़कों पर उतर आए और जश्न मना रहे हैं। तो दिवाली से पहले ही दिल्ली से लेकर बिहार में जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, और ये दिखाई भी इसीलिए दे रहा है क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर भाजपा उभरी है बिहार में। भाजपा को 21 सीटों का फायदा पहुंचा है। बिहार में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है और इससे बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में आ गई है, लेकिन जेडीयू की उतनी बुरी स्थिति नहीं हुई जितनी आशंका जताई जा रही थी। बिल्कुल, और इसके पीछे नीतीश कुमार की सूझबूझ की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि वो एक साथ कई मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे थे। मैं बिल्कुल ग्रास रूट का आदमी हूं, साधारण परिवेश से आया हूं, और मुझे इस मिट्टी के बारे में जानकारी है। जो समझ है उसको देख करके ऐसी हवाबाजी चलती नहीं है। अगर कहीं कि नीतीश कुमार अपने राजनीतिक करियर की सबसे कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार पर इस चुनाव में विरोधी तो हमला बोल ही रहे थे, अपने भी आंखें दिखा रहे थे। ऐसे में सब कुछ मैनेज करते हुए पार्टी प्रदर्शन को ज्यादा खराब होने से बचा लेना और एनडीए की जीत को दहलीज पर ला देना कोई कम बड़ा काम नहीं है। भले ही इसमें पीएम मोदी का बड़ा योगदान रहा, फिर भी एनडीए में रहते हुए जिस घेरे में नीतीश कुमार घिरे हुए थे, उसमें से विजेता के रूप में बाहर निकलना कोई आसान काम नहीं था। इस बार नीतीश कुमार कई मोर्चों पर जंग लड़ रहे थे। पूरे चुनाव में बीजेपी ने जेडीयू को लेकर उदासीनता बरती। मोदी के मंच पर नीतीश भले ही दिखते रहे, लेकिन उन्हें इसके अलावा कहीं कोई भाव नहीं दिया गया। उधर चुनाव से ठीक पहले एनडीए से अलग होकर एलजेपी नेता चिराग पासवान नीतीश पर हमला बोलते रहे। आरजेडी की ओर से नीतीश पर लगातार हमला होता रहा। बाढ़, कोरोना और बेरोजगारी की समस्या पर भी नीतीश कुमार घिर गए थे। चारों तरफ से उन पर हमला बोला जा रहा था। ऊपर से 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, सरकार पर हर मोर्चे पर विफल रहने के आरोप लगते रहे।
लेकिन इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश कुमार ने अपनी पोजीशन को बनाए रखा, क्योंकि अगर इतने मोर्चे पर नीतीश का विरोध नहीं होता तो हो सकता था कि नीतीश की स्थिति और बेहतर होती। फिलहाल वो एक बार फिर कुर्सी के करीब पहुंच चुके हैं। अनिल कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। इस दौरान कई जगह मिठाइयां बंटी। आपको तस्वीरें दिखाएंगे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। तो इस वक्त दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में बीजेपी दफ्तर के बाहर जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में शांतिपूर्ण तरीके से जश्न मनाया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। तो दिल्ली से लेकर बिहार में दिवाली से पहले ही जश्न का माहौल शुरू हो गया है। और आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका में आ गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने बिहार वासियों को शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लिखा कि बिहार के प्रत्येक वोटर्स ने ये साफ साफ बता दिया कि वह आकांक्षी हैं और उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विकास है। और बिहार में 15 साल बाद भी एनडीए के सुशासन को फिर से आशीर्वाद मिलना यह दिखा देता है कि बिहार के सपने क्या हैं, बिहार की अपेक्षाएं क्या हैं। और जब मोदी ने अपनी रैलियां शुरू की, पीएम मोदी ने, तो इस तरह की लहर दिखी नहीं थी, क्योंकि पहला और दूसरा जो फेज था उसमें आरजेडी आगे चल रही थी और बाकी जो महागठबंधन की पार्टियां आगे चल रही थी। लेकिन जब नीतीश ने यह बयान दिया कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, उसके बाद से तस्वीर बदलनी शुरू हुई। और तीसरे फेज की वोटिंग में यह बात साफ हो गई थी कि एक बार फिर से एनडीए एक बड़ी पार्टी के रूप में आएगी। अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं ने ट्वीट कर बिहार के लोगों को धन्यवाद किया है और उन्होंने कहा कि सुशासन वाली सरकार में एक बार फिर से बिहार के लोगों ने अपना विश्वास जताया, भरोसा किया है। और महागठबंधन की अगर बात करें तो जिस तरह से आरजेडी ने चुनाव लड़ा है, पूरी जिम्मेदारी तेजस्वी और उनके भाई के कंधे पे थी। लेकिन जिस तरह से दोनों ने चुनाव को लड़ा है और जिस तरह से अपनी कैंपेनिंग की है, वो भी तारीफ के काबिल है। इस बार न सही, लेकिन अगली बार आरजेडी कड़ी टक्कर देने वाली। बिल्कुल। और अमित, ऐसा लगता है कि टक्कर तो इस बार थी। अगर हम सुबह 9:30 बजे तक काउंटिंग की बात करें तो देखिए, पहले महागठबंधन आगे लीड करती हुई दिखाई दे रही थी। हालांकि 10 बजते तक आंकड़ा ये बदल गया पूरी तरीके से और जो रुझान था वो एनडीए की ओर अग्रसर हो गया। लेकिन हमने शाम को भी एक बार फिर से तस्वीरें बदलते देखी, जहां 140 पर कहीं एनडीए हमें दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो वापस नीचे आ गई, 120 के करीब पहुंच गई थी। बिहार चुनाव में इस बार मोदी फैक्टर कारगर साबित हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में जो बातें कही और केंद्र की योजना को जो फायदा लोगों को हुआ, उसका लाभ बीजेपी को चुनाव में मिला है। बिल्कुल। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों को यह भी भरोसा दिलाने में कामयाबी हासिल की है कि वो आगे और अच्छा काम करेंगे। ये भरोसा भी चुनाव में काम करता हुआ बहुत हद तक दिखाई दिया है। पीएम पैकेज के तहत आज यहां ग्रामीण सड़कों, नेशनल हाईवे और रेलवे से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये क्षेत्र रेलवे से जुड़ी सुविधाओं और रेलवे निर्माण में आत्मनिर्भरता के हमारे मिशन का भी ये बड़ा अहम केंद्र बने, इसके लिए काम चल रहा है। गरीब परिवारों को भूखा ना सोना पड़े, इसके लिए दिवाली और छठ पूजा तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई। गांव में फसल की कटाई और बुआई चलती रहे, इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठाए गए। भाइयों और बहनों, कटाई और खरीद के साथ साथ लॉकडाउन के दौरान बुआई के लिए भी किसानों को हर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। बिहार में भी आपने अनुभव किया होगा कि मुश्किलों के बावजूद बीज और खाद की उपलब्धता कभी भी कमी नहीं होने दी गई। सारी व्यवस्थाएं पर्याप्त रखी। स्थिति चाहे कोरोना काल से पहले की हो या फिर आत्मनिर्भर भारत बनाने का अभियान, सभी पर
तेजी से काम किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, जब कोरोना का संकट देश में आया तो सबसे पहले गांव, गरीब और किसान के बारे में ही हमने प्राथमिकता देकर के कदम उठाया। एनडीए में अब तक जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रही है। बिल्कुल, लेकिन इस बार ये आंकड़े पूरी तरीके से उलट गए। पिछले चुनाव के मुकाबले पार्टी को सीटों का बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है, जबकि बीजेपी को 74 सीटें मिली हैं, यानी कि बीजेपी को इस बार फायदा पहुंचा है। ऑफिस के बाहर हूं, ये इनका राज्य कार्यालय है और आप देख सकते हैं अब जश्न की तस्वीरें यहां पर साफ होती हुई दिख रही हैं। तमाम कार्यकर्ता जो कल तक जदयू के ऑफिस में नहीं आ रहे थे, एग्जिट पोल्स के प्रेडिक्शंस के बाद कहीं ना कहीं वो निराश थे, आज यहां पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए हैं और कहीं ना कहीं अब उनको आशा है कि वो इस बार चौथी बार नीतीश कुमार यहां पर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद कार्यकर्ता ये आस लगाए बैठे हैं कि एनडीए इस बार फिर से सरकार बनाने वाली है बिहार के अंदर और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार बिहार के अंदर शपथ लेने वाले हैं। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो कार्यकर्ता हैं वो लगभग हर जगह पर यहाँ मौजूद हैं, इकट्ठे हुए हैं। और आप देख सकते हैं जिस तरीके की टी शर्ट्स ये कार्यकर्ता पहने हुए हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है पीपल सीएम्स ऑफ बिहार श्री नीतीश कुमार, और तमाम लोग उनको यहाँ पर वेलकम करने के लिए भी आए हुए हैं। हर जगह पर अब यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठा होना चालू हो गए हैं, ढोल नगाड़े भी यहाँ पर बज रहे हैं। कई कार्यकर्ता भी हैं, आपसे पूछेंगे क्या लग रहा है, अब चौथी बार सीएम बनेंगे नीतीश कुमार? जी बिल्कुल, चौथी बार बनेंगे हमारे सीएम नीतीश कुमार। कहाँ से आए हैं आप और अब जश्न की तस्वीरें, क्योंकि कल तक यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था एग्जिट पोल्स के बाद, कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि नहीं आने वाली है इस बार नीतीश कुमार? देखिए, जो न्यूज पे एग्जिट पोल बताया जा रहा था उस पे हमको बिल्कुल बिलीव नहीं था, क्योंकि जो नीतीश कुमार जो काम किए हैं उन्हीं का वोट मिला है और वो नीचे से हम लोग को एग्जिट पोल पे कोई भरोसा नहीं। जो रुझान आया है वो बिल्कुल ही आया है और पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा आएगा। अभी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा आएगा। ये कार्यकर्ता आप तमाम यहाँ पर देख सकते हैं और भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इनसे भी बात करेंगे। यहाँ पर सर, लग रहा है कि अब पूरी तरीके से सरकार यहाँ पर बनने जा रही है नीतीश कुमार की? पक्की एकदम 100% बनने जा रही है और सीएम नीतीश कुमार ही बनने जा रहे हैं। इसमें ही बढ़ के कोई बने कारण ही नहीं हो सकता। नीतीश बाबू विकास का मसीहा है अब आगे तक भी रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। कल भी हम यहाँ पर आए थे स्टेट कार्यालय में, एग्जिट पोल्स के जो नतीजे आए थे उसमें कहीं ना कहीं सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ पर आप जश्न मनाने का भरम था खाली कि महागठबंधन बस अपना हवा बांध रहे थे। हमारी सरकार हवा नहीं बांधती है, वो दिखाती है लोगों को कि हम क्या हैं। 15 साल में हमारा बिहार को हीरे की तरह चमका दिया, जो कोई पार्टी नहीं कर पाई। और नीतीश सरकार बनेगी और हर हाल में बनेगी, अब बन रही है। तो चलिए अब बिहार इलेक्शन से निकलकर बात कर लेते हैं कई राज्यों में हुए बाई इलेक्शंस की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खियों पर नजर। और इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी ने बिहार के साथ साथ उपचुनाव में भी बारी माजी। एमपी की 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एमपी में कांग्रेस को मिली है 9 सीटें। वहीं गुजरात की 8 सीट पर भी बीजेपी का कब्जा रहा है। यूपी की 7 में से 6 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। तो बीजेपी बिहार से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात तक अपना मैं कहूंगी अमित दबदबा बनाते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, अपना झंडा बढ़ा रही है। असल में बड़ी बात ये थी प्रिया, क्योंकि जिस तरह से एमपी में कमलनाथ को लेकर विवाद हुआ और इमरती देवी के बीच जो विवाद हुआ, उस विवाद के बाद से बीजेपी लगातार लीड कर रही थी और 28 सीटों पर उपचुनाव थे। एमपी में 19 सीटें बीजेपी जीत के आई, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब कमलनाथ ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने ट्वीट कर बधाई भी दे दी और शिवराज ये भूले नहीं थे कि किस तरीके से इमरती देवी को टारगेट किया गया। कल भी जीत के बाद भी उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि किसी महिला को आप इस तरह के आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कांग्रेस लगातार बिहार में भी पिछड़ी और जो उपचुनाव हुए थे एमपी में, वहां भी कांग्रेस को नुकसान हुआ है। तो 11 राज्यों के 58 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने बाजी मार ली है। एमपी की 28 में से 19 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। गुजरात की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और यूपी की 7 सीटों में से बीजेपी ने 6 सीटों पर बड़ी जीत हासिल की है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की। 28 में से 19 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा कि जनता की जीत हुई है। प्रदेश से भी जो रिजल्ट्स आए हैं वो चौंकाने वाले आए हैं और स्टैंप लगा है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कि नेता वही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मौजूद हैं। बहुत मुबारकबाद और बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। जितना कैंपेन हमने देखा वो एक कैंपेन किसी फुल फ्लेजेड इलेक्शन से कम नहीं था। 28 सीटें थी, लोग कह रहे थे अगर सीटें नहीं आएंगी तो शिवराज सिंह की कुर्सी भी जा सकती है, यानी स्टेक वाला चुनाव था। और उससे ज्यादा स्टेक जो थी वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर भी थी। कांग्रेस ने जो भी कैंपेन किया वो आप ही के इर्द गिर्द किया। एक टफ इलेक्शन था, लेकिन 20 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं। बड़ी उपलब्धि आप मानते हैं बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में? देखिए, जो जनादेश मिला है मैं मानता हूं कि प्राथमिक तौर पर देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्हीं के साथ हमारे अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी की जो जनहितैषी नीति पूरे देश की जनता के लिए उन्होंने बनाई है, जिसका लाभ मध्य प्रदेश की जनता को भी मिल रहा है, उसके आधार पर और उसी के साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बीडी शर्मा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन मंत्री सुहास भगत जी, और उसी के साथ सभी एक एक भाजपा का कार्यकर्ता है जिसने स्वतः समझा कि अपना चुनाव है, जी जान से एक एक कार्यकर्ता लगा है, श्रेय उनको जाता है। और जरूर सबसे महत्वपूर्ण, हम मध्य प्रदेश की 8 करोड़ जनता के समक्ष नतमस्तक हैं कि जो भरपूर आशीर्वाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को दी है, जो संकल्प हमने लिया है, जो विश्वास उन्होंने हमें प्रदान किया है, उसी के आधार पर विकास और प्रगति की नीति बनाकर जनसेवा के पथ पर हम लोग चलेंगे। स्टेक आपका ज्यादा दांव था क्योंकि जो आपका संभाग है उसमें सीट्स ज्यादा थी। कांग्रेस ने जो कैंपेन किया वो गद्दार कह के किया कि भाई वो गद्दार है, पार्टी छोड़ के चले गए, सरकार गिरवा दिया, मंत्रियों से इस्तीफा करा दिया। तो बार बार कांग्रेस ने जो कैंपेन किया और जिस तरीके की टिप्पणियां हुई चुनाव में, उसके बाद जो ये रिजल्ट्स है वो सिग्नल क्या देता है कमलनाथ और दिग्विजय सिंह? स्पष्ट तो मैं ये कहूं कि मेरे लिए हर सीट महत्वपूर्ण था। मैंने 28 सीटों में मैंने प्रचार किया और मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता ने अपना पूर्ण ईंधन, ऊर्जा पूर्ण रूप से लगाया, चाहे नंद कुमार चौहान जी हों, कैलाश विजयवर्गीय जी हों, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी हों, सुमित्रा महाजन जी हों, नरेंद्र सिंह जी हों, नरोत्तम मिश्रा जी हों, भूपेंद्र सिंह जी हों, एक एक व्यक्ति ने, गोपाल भार्गव जी हों, पूर्ण मेहनत और मशक्कत लगाई और एक एक कार्यकर्ता ने लगाई। और मैं मानता हूं कि ये जो जनादेश आया है ये भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त नेतृत्व के लिए आया है। ये जनादेश आया है उस विश्वास के साथ कि शिवराज सिंह जी की सरकार पूर्ण रूप से जनता के समक्ष जिस तरीके से 15 साल से कार्य किया है उसी तरीके से हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि 15 महीनों की कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी की भ्रष्टाचार की सरकार और जन विरोधी नीति की सरकार और 6 महीने की शिवराज सिंह जी की विकास और प्रगति की उपलब्धि की सरकार, ये जनता के समक्ष था। और जहां तक गद्दार का प्रश्न है, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि गद्दार कौन है ये मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी 3 तारीख को, और पिटारा खुलेगा 10 तारीख को। और मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर दिया है कि मध्य प्रदेश में अगर कोई गद्दार है तो वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह है। ये स्पष्ट इस जनादेश के आधार पर उन्होंने तय कर दिया है। एक बातें दिल्ली में बहुत चल रही थी कि ये जो सीट्स हैं उसमें आपके बहुत करीबी लोग जो छोड़ के आए थे वो चुनाव लड़ रहे हैं, जो मिनिस्टर से वो लड़ रहे थे। तो एक हवा यहाँ पे हम लोग ये भी सुनते थे, लोग कहते थे कि बहुत ज्यादा सीट, 6-7 सीट्स की बीजेपी को जरूरत है, तो हो सकता है जो 4-5 सिंधिया कैंप के मिनिस्टर्स हैं वो चुनाव हार जाएं, इससे ज्योतिरादित्य सिंधिया कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अब आप 20 सीट जीत गए। देखिए, मैं इस पार्टी के साथ ताल्लुकात तो मेरी 3 पीढ़ियों की है, लेकिन मैं स्वतः मार्च के महीने में इस पार्टी में आया हूं और मैं अभिभूत हूं कि जिस तरीके से इस भारतीय जनता पार्टी में एक एक हमारे कार्यकर्ता को मान सम्मान के साथ और एक साथ मिलकर हम लोग ने एक साथ काम किया है। तो बीजेपी हर जगह अब तक परचम लहराती हुई दिखाई दे रही है। देश के कई और राज्यों में हुए उपचुनाव में भी बीजेपी को कामयाबी मिली है। गुजरात में बीजेपी ने सभी 8 सीटें जीत ली हैं। यूपी की 7 सीटों में बीजेपी ने 6 सीटें जीती, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली है। एमपी में जीत पर शिवराज सिंह चौहान ने खुशी जताई तो सीएम योगी ने कहा कि मोदी हैं तो मुमकिन है। कि जनता का और मेरा आत्मीयता का, प्रेम का और स्नेह का रिश्ता है। जनता ही मेरी भगवान है। मैं उनकी आंखें देख के पहचान लेता हूं कि उनके मन में क्या है।
मुझे पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को भारी विजय मिलने वाली है। और आप देखेंगे जहां हम जीत रहे हैं अधिकांश सीटों पे 40,000, 50,000, 35,000, 25,000 भारी बम्पर वोट दिए। और जहां हम पीछे हैं बिल्कुल मार्जिनल वोटों से, एक दो सीट अगर अपवाद हम छोड़ दें तो बहुत मार्जिनल वोटों से पीछे हैं। अगर प्रतिशत में देखेंगे तो ये भारी विजय है हमारी। बिहार के अंदर सभी कयासों को पूरी तरीके से दूर करते हुए आज के परिणाम ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि चाहे वह बिहार विधानसभा का चुनाव हो या देश के अंदर विभिन्न राज्यों के उपचुनाव हो, मोदी है तो मुमकिन है। और इसी बीच बात बड़ी खबर की कर लेते हैं। पीएम मोदी की पाकिस्तान और चीन को दो टोक। उन्होंने कहा कि पाक चीन पर पीएम मोदी ने डबल अटैक किया। एससीओ में द्विपक्षीय मुद्दे उठाना सही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहा गया है। मैं आपको बता दूं कि शंघाई कोऑपरेशन की मीटिंग में ये बात चीन और पाकिस्तान इस चक्कर में पड़े हुए थे कि एलएसी के मुद्दे को उठाएं, लेकिन पीएम मोदी ने इस पर बात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एससीओ के मुद्दे अलग होते हैं, विकास के होते हैं, उस पर सीमा विवाद के बारे में बात करना बिल्कुल ठीक नहीं है और इसलिए मोदी ने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। और इन दिनों दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि देश की राजधानी की हवा बेहद जहरीली हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की 12 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिनका एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल ने लोगों का सांस लेना मुश्किल कर दिया है। और 12 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। सोनिया विहार, जहांगीरपुरी, वसुंधरा, बवाना, रोहिणी, वजीरपुर, आनंद विहार, मुंडका, पंजाबी बाग, आईटीओ, इंडिया गेट और जेएलएन स्टेडियम की। और हालत आप देख रहे हैं, हर तस्वीर में आपको धुंध, स्मॉग दिखाई दे रहा है और इसकी वजह से दिल्ली वालों को प्रॉब्लम हो रही है सांस लेने में। गैस चैम्बर बनी देश की राजधानी, हर जगह धुआं धुआं, दम घोटने वाली जहरीली हवा। दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। प्रदूषण के कहर से दिल्ली को बचाओ सरकार। पहले कोरोना और अब ये जहरीली हवा। कुल मिलाकर दिल्ली वालों के लिए बेहद मुश्किल वक्त है। दिल्ली में हर वक्त घुटन सी लगने लगी है। देश की राजधानी दिल्ली में चारों तरफ स्मॉग की चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। हालात ये है कि सुबह के समय गाड़ियों की हेडलाइट जलानी पड़ रही है। स्मॉग की वजह से इंडिया गेट भी नजर नहीं आ रहा है। सावधान रहिए, ये बात इसलिए क्योंकि दिल्ली और एनसीआर के लोग इस समय दोहरी मार झेल रहे हैं। पहली कोरोना से झेल ही रहे थे, दूसरी मार पॉल्यूशन उनके लिए और ज्यादा खतरनाक हो गया है। इस समय ये जो रास्ता है ये आईटीओ से इंडिया गेट को जोड़ता है और मैं आपको यहाँ पर पॉल्यूशन के हालात दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल फोन के ऐप के जरिए। इस समय यहाँ पर 472 है PM 2.5, जो कि बहुत खतरनाक है। यानी कि अगर हम माने तो 300 तक ठीक रहता है, हालांकि बहुत अच्छा नहीं होता। 300 से 400 तक पुअर, वेरी पुअर हो जाता है और 400 से ऊपर अगर वो बढ़ता है तो ये सीधा इशारा होता है कि आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा। ये हवा जिसे आप ले रहे हैं, सांस के जरिए सांस ले रहे हैं, वो आपके शरीर में जाने के बाद आपको काफी डैमेज करेगी, नुकसान पहुंचाएगी। ये तमाम डॉक्टर्स पिछले कई सालों से बता रहे हैं और तमाम सरकार पर सवाल उठते हैं कि आखिर पराली जलाने से रोकी क्यों नहीं जा रही। लेकिन इतने साल बीत जाने के बावजूद भी दिल्ली में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3-4 महीने इतने ज्यादा खतरनाक रहते हैं तमाम लोगों के लिए कि हर साल बीमार पड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। डॉक्टर्स की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों और सांस संबंधित बीमारी से जूझ रहे हैं। दिल्ली सरकार अपने स्तर पर पोल्यूशन कंट्रोल करने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सब नाकाफी है। ऊपर से लोगों की लापरवाही इसमें पलीता लगा रही है। आज एनजीटी ने एक नतीजा दिया है जिसके मुताबिक आज रात यानी 9 नवंबर के रात के 12 बजे से लेके नवंबर 30 तक दिल्ली और दिल्ली के आसपास के नेशनल कैपिटल रीजन के 2 दर्जन ऐसी जगहों पर पूरी तरीके से पटाखों के सेल
या पटाखे फोड़ने पर बैन लगा दी गई है। एनजीटी जो है, एनजीटी ने यही कहा है कि दिल्ली और एनसीआर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा प्रदूषण से जूझ रहा है और इसी के चलते कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के 2 दर्जन ऐसे एरियाज हैं, जैसे कि नोएडा हो गया, गाजियाबाद हुआ, फरीदाबाद हुआ, गुड़गांव हुआ, इन सारे एरियाज में अब एक बैन लगा दिया गया है फायर क्रैकर्स के लिए कि अब पटाखों पे ना यहाँ पे बिक्री हो सकती है, ना ही पटाखे इन इलाकों में, इन एरियाज में फोड़े जाएंगे। इसके अलावा बाकी बहुत सारे ऐसे शहर हैं देश भर में जिनमें एयर क्वालिटी का जो स्तर है वो काफ़ी कम है। वहाँ पे भी ये बताया गया है कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक मिनिमल तरीके से बैन लगाया जाएगा ताकि एयर क्वालिटी इंडेक्स इस पूरे देश में और पोल्यूशन की दिक्कत इस पूरे देश में ना रहे। तो दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली की आबो हवा में लोगों का सांस लेना मुहाल हो गया है। फिलहाल इससे निजात मिलती हुई भी दिखाई नहीं दे रही है आने वाले दिनों में। फिलहाल वक्त आईपीएल के फाइनल मुकाबले में एक बार फिर मुंबई ने जीत दर्ज की। बड़ी खबर यही है, मुंबई ने दिल्ली को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 157 रनों का टारगेट दिया था, जिसे मुंबई इंडियंस ने आसानी से हासिल कर लिया और एक बार फिर मुंबई इंडियंस ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली। और ये 5वां मौका है जब मुंबई इंडियंस ने ट्रॉफी अपने नाम की है। और हालांकि लग ये रहा था, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल खेल रही थी, लग रहा था इस बार मौका है दिल्ली के लिए ये ट्रॉफी जीतने का, लेकिन नियति को जो मंजूर होता है वही होता है।